Hello students, I am Dr. Sanjay Jain, Associate Professor Political Science, Government SR KPPG College, किशनगढ़। हम लोग आज जो हमने पहले पढ़ा था, हम लोग आज वैसे शीत युद्ध के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि हमने पहले वाले टॉपिक्स में हमने ये देखा कि शीत युद्ध की जो पृष्ठभूमि है वो ऑलमोस्ट जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो आप देखते हैं कि डिस्प्यूट यूएस और यूएसएसआर के बीच में विवाद है वह उसी समय प्रारंभ हो गया था। चाहे वो यूरोप में एक और मोर्चा खोलने का प्रश्न हो या दूसरा कि अमेरिका द्वारा एटम बम का निर्माण किया जाना हो जिसके बारे में सोवियत संघ को जानकारी नहीं होना हो, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में थीं। लेकिन एक चीज़ हम जानने से पहले हम ये देखें कि ये बेसिकली शीत युद्ध है या कोल्ड वॉर है, ये क्या है। और इसका सबसे पहले जो बात इसकी जो कही वो विंस्टन चर्चिल ने, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 1946 में 5 मार्च 1946 को इंग्लैंड में फुलटन में भाषण करते हुए ये कहा कि वी आर इन द मिडस्ट ऑफ द कोल्ड वॉर, मतलब हम लोग अब शीत युद्ध के मध्य हैं और जो आयरन कर्टेन है वह ईस्टर्न यूरोप के ऊपर आ गया है और अमेरिका ने उसको अब रोकने का प्रयास नहीं किया तो ये आयरन कर्टेन पूरे के पूरे वेस्टर्न यूरोप में भी आ जाएगा। और हम देखते हैं कि इसकी जो व्याख्या है, आप देखते हैं कि इसकी जो व्याख्या है वो विंस्टन चर्चिल ने तो की ही, लेकिन 1947 में मतलब अमेरिका की जो कैरोलिना प्रांत की विधानसभा में भाषण देते हुए बर्नार्ड बरूच ने इसका प्रयोग किया और वॉल्टर लिपमैन ने इसकी व्याख्या की। अब शीत युद्ध के बारे में अगर हम देखें तो शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शांतिपूर्ण स्थिति होते हुए भी या जो सैनिक तौर पे शांति की स्थिति होते हुए भी दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे, और दूसरा कि वो अंदर ही अंदर ये प्रयास कर रहे थे या वो अंदर ही अंदर ये देख रहे थे कि किसी भी तरीके से दूसरा देश है वह नष्ट हो जाए। और क्योंकि कोल्ड वॉर की जो नेचर है, हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द कोल्ड वॉर, तो कोल्ड वॉर की नेचर है वो इनफैक्ट एक तरीके से कैसी थी, आपकी आइडियोलॉजिकल थी, विचारधारात्मक रूप से संघर्ष यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुआ। अब हम देखेंगे कि अब क्वेश्चन एक आता है आपके सामने कि व्हाट डू यू मीन बाय आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजी हम विचारधारा हम किसको कहते हैं। तो विचारधारा की सिंपल परिभाषा ये है कि विचारधारा एक सेट ऑफ आइडियाज़ है, एक सेट ऑफ आप देखेंगे कि विचारधारा एक विचारों का समुच्चय है, सेट ऑफ आइडियाज़ है जो ये मान के चलता है कि जो वह विचारधारा, पर्टिकुलर विचारधारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्याख्या किसी भी चीज़ की कर रही है वह अपने आप में पूरी तरह से संपूर्ण है। तो अमेरिका आप देखेंगे कि अमेरिका किस आइडियोलॉजी को बिलोंग कर रहा था। अमेरिका फ्री मार्केट इकोनॉमी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और लिबर्टी, ये या कैपिटलिज्म, इन सब को वह अमेरिका एक तरीके से उसका आइडियोलॉजी का पार्ट था। और अमेरिका एज अ होल बात करें हम तो वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक यानी कि पूंजीवादी खेमे को वो नेतृत्व दे रहा था। अब जो ये मानते थे कि हमारा मनुष्य का विकास के लिए ये आवश्यक है कि लोकतंत्र हो, नियतकालिक चुनाव हो और आर्थिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम हो, मतलब राज्य आर्थिक गतिविधियों में न्यूनतम हस्तक्षेप करे। इसका मतलब ये था कि राज्य अगर आर्थिक गतिविधियों में अगर न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा तो वो मिनिमम स्टेट और मैक्सिमम गवर्नेंस की वो बात करते थे। उसके उलट जो सोवियत संघ था वो ये मानता था कि
व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए क्या चीज़ आवश्यक है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उसके सभी व्यक्तियों के बीच में आर्थिक समानता का होना अत्यंत आवश्यक है। और वहाँ पे चूँकि हम देखें कि बस जब 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई और उसके बाद में सोवियत संघ जब एक तरीके से पूरा वो आइडियोलॉजिकली आधार पर वो बना, और उसमें ये कहा गया कि चूँकि मार्क्स का एक आइडिया था कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी और फॉर ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, तो इसका मतलब ये था कि प्रत्येक व्यक्ति व्यवस्था के अंदर या आर्थिक गतिविधियों में अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देगा और उसको मिलेगा कितना, उसकी ज़रूरत के हिसाब से मिलेगा। जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में उससे बिल्कुल उलट है कि आप जितना योगदान दोगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। भले आपकी नीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप काम सिर्फ दिन में 4 घंटे ही कर रहे हैं तो आपको 4 घंटे के हिसाब से ही पेमेंट मिलेगा। जबकि समाजवादी व्यवस्था में जो यूएसएसआर की व्यवस्था थी, वहाँ पर ये था कि व्यक्ति को ये माना गया कि उसके जीवन की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसको पूरा करना राज्य का दायित्व है। तो इसलिए व्यक्ति कई बार ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि वो पूरे तरीके से काम नहीं कर पाएगा, हो सकता है स्वास्थ्य की परिस्थिति नहीं हो और कोई परिस्थिति हो, लेकिन उसकी ज़रूरतें जितनी हैं उसके हिसाब से उसको मिलेगा। तो सोवियत संघ ने में कुछ इस तरीके से अपना व्यवस्था का निर्माण किया और यूएस ने, तो दोनों अब ये दोनों मान रहे थे शीत युद्ध में कि दोनों ही व्यवस्थाएं एक दूसरे से विपरीत हैं या एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। इसलिए इसका ये ज़रूरी है कि एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए, एक दूसरे में अविश्वास व्यक्त किया, कूटनीतिक तरीक़ों से, जासूसी तरीक़ों से, मनोवैज्ञानिक तरीक़ों से एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास शीत युद्ध के दौरान किया गया। और ये जो महाशक्तियों का, चूँकि आप देखिए कि इसमें अब प्रॉब्लम क्या हुई बाद में, और यूरोप में जो पूरा जो पावर इक्वेशंस है या यूरोप के अंदर पूरा आपका शक्ति संतुलन है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। क्योंकि जो यूरोप के अंदर जो सुपर पावर्स थी बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में तो ये भी प्रॉब्लम थी कि उनको अपने अस्तित्व का भी संकट उनके सामने था, और उसके बाद में ये था कि उनके सामने चूँकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपना वो प्लेस कैसे ढूंढते, उनके सामने तो खुद के रिकन्स्ट्रक्शन का प्रश्न था, उनके खुद के पुनर्निर्माण का एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आज के लिए इतना काफ़ी। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर फर्दर शीत युद्ध के बारे में चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक्स।